तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं जो हमने परावर्तन लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परावर्तन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, हमने विचलन कोण तक ज्ञात कर लिया था। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एक दर्पण है। ठीक है, यहां से कोई आपकी किरण आपतित हो रही है थीटा कोण के ऊपर और परावर्तित भी कितने पे होगी? थीटा कोण के ऊपर क्या हो गई? परावर्तित हो गई। मान लो अगर आप घड़ी की दिशा के अंदर इसको क्या करते हो, दर्पण को अल्फा कोण से क्या कर दिया आपने? परावर्तित कर दिया। तो अब जो विचलित कोण, जो आपकी किरण है वो कितने कोण से क्या होगी? विचलित होगी। ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले दोनों किरणों के बीच का कोण कितना था? 2 थीटा। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है उनके मध्य का कोण ज्ञात करना है। कब? जब आप दर्पण को कितने से घुमा देंगे? अल्फा कोण से। ठीक है, तो अभी देखो प्रारंभ में दोनों के मध्य का कोण है वो कितना है? 2 थीटा। अब आपने सपोज करो, जैसे आपने क्या किया है, इसको अल्फा कोण से क्या कर दिया? रोटेट कर दिया है। ठीक है, अभी भी आपका स्रोत यही है। ठीक है, अब देखो अगर आपने इस पूरे दर्पण को अल्फा कोण से रोटेट किया तो आपका अभिलंब भी कितने कोण से रोटेट होगा? अल्फा कोण से। तो मैं अभिलंब को बना देता हूं यहां पर। ठीक है, अल्फा कोण। ये जो नया अभिलंब और पुराने अभिलंब उन दोनों के मध्य का कोण भी कितना होगा? अल्फा। तो अब दोनों के मध्य आपतित किरण का आपतित कोण कितना हो गया? देखो अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो आपतन कोण हो गया आपके पास, आपतन कोण कितना हो गया है? अल्फा प्लस थीटा। और परावर्तन कोण भी कितना होना चाहिए? अल्फा प्लस थीटा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण हो गया वो कितना हो गया है? 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, प्रारंभ में दोनों किरणों के मध्य का कोण था वो कितना था? 2 थीटा। अब कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो ये आपको घड़ी के विपरीत दिशा में भी दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा? आपका जो कोण होगा आपतन कोण वो कितना हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फा। तो बाद में कोण कितना आएगा? 2 टाइम्स अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, ये बेसिक सा न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके जी। अब देखो, आपको अब इस चैप्टर में आपको देखना कि इमेज वर्चुअल बनेगी या इमेज आपकी वास्तविक बनेगी। तो हमें पहले ये देखना कि वास्तविक इमेज क्या होती है या फिर वर्चुअल इमेज है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखो वास्तविक जो आपकी रियल इमेज होगी उसमें उस केस में क्या होगा? जो रेज आ रही हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे को क्या करेगी? कट करेगी। ठीक है, और जो अगर आपकी वर्चुअल में है तो हम क्या कर लेंगे? अज्यूम कर लेंगे कि वहां पर जाके किरणें क्या रही होंगी? मिल रही होंगी। सपोज करो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी क्या है? मिरर है। ठीक है, यहां पर ये आपके पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बिंदु वस्तु है। तो हमेशा जो किरणें निकलती है वो किससे निकलती है? वस्तु से। तो वस्तु से यहां से निकल के गई और एक इधर से गई। ठीक है, मान लेते हैं ये यहां से परावर्तित होकर चली गई और ये यहां से परावर्तित होकर चली गई। ठीक है, अब इस दर्पण के पीछे जाएगी नहीं किरणें, लेकिन हम क्या करेंगे? अज्यूम कर लेंगे कि ये कहीं पीछे जाके मिल रही होगी। ठीक है, इसलिए जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में किरणें यहां पर एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर यहीं पर ऐसा होता कि एक मान लो किरण यहां से आ रही है, दूसरी किरण आपकी यहां से आ रही है और वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये जो आपका प्रतिबिंब बनता वो कैसा बनता? वास्तविक प्रतिबिंब बनता। ठीक है, तो वास्तविक और आभासी में आपको पता होना चाहिए। वास्तविक में क्या होते हैं? किरणें वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और वर्चुअल में क्या करती है? एक दूसरे को हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं कि किरणें एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बारे में। किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, कि समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, तो देखो समतल दर्पण क्या है? कांच की पट्टी का है। आप उसके एक साइड में क्या कर रहे हो? आप उसको पॉलिश्ड कर रहे हो, सिल्वर पॉलिश्ड कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई भी ग्लास की क्या है? पट्टी का है और आपने क्या कर दिया? एक साइड से क्या कर दिया? सिल्वर पॉलिश कर दिया। तो अब जो भी किरण आएगी आपकी वो वापस इसको क्या नहीं कर पाएगी? पार नहीं कर पाएगी। वापस किधर आएगी? इसी दिशा में आ जाएगी। तो ये जो कांच की पट्टी का है वो किसकी तरह बिहेव करेगी? समतल दर्पण की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो अब समतल दर्पण के कुछ गुण धर्म है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यह है कि अगर कोई वस्तु समतल दर्पण से
डी दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहां पर मैं मान लेता हूं कोई वस्तु है जो क्या है, डी दूरी पर स्थित है, तो जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी दूरी पर बनेगा, डी दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी कितने में बनेगा, डी दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, समतल दर्पण क्या करता है, अगर आपके पास वस्तु वास्तविक है तो किस प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी, और अगर आपके पास वस्तु आभासी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, वास्तविक वस्तुओं का क्या करेगा, वास्तविक वस्तु का आभासी, और आभासी वस्तुओं का क्या बनाएगा, आभासी वस्तुओं का वास्तविक। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ये हमेशा क्या करता है, प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा क्या रहेगा आपका, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट चीज, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर, और वस्तु वास्तविक है तो आभासी, और आभासी है तो वास्तविक। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और याद रखना कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो हम कितनी मानते हैं, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो समतल दर्पण की हम कितनी लेते हैं, अनंत लेते हैं। एक अनंत त्रिज्या के गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या आपको पता है अनंत हो तो आप फोकस दूरी बता सकते हो कितनी होती है, a बराबर r/2, तो वो भी कितनी होगी, फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो गई, वो भी कितनी हो गई आपके पास, अनंत, इनफाइनाइट हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी क्या है आपके पास प्रॉपर्टी है किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ओके, तो अब देखो, आपको ये चीज तो पता चल गया कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। अब हम देखते हैं इसके आवर्धन के बारे में कि समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है। तो आवर्धन को समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आवर्धन आपका प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, एक से छोटा होता है, एक से बड़ा होता है। ठीक है, तो जो m है, आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से। ठीक है, मैग्निफिकेशन। तो जो m की वैल्यू है, देखो m को ध्यान से समझना है, आपके लिए हर जगह काम में आएगा। ये आपके लिए दर्पण में भी उपयोगी रहेगा, और ये कहां पर रहेगा, लेंस में भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो देखो m का पहले तो मैग्नीट्यूड के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, परिमाण की। अगर आपका परिमाण ग्रेटर देन 1 है, एक से क्या है, बड़ा है, किसी के लिए भी ये सभी के लिए लागू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है, ठीक है, इमेज का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, वस्तु से। इमेज का आकार क्या रहेगा, बड़ा होगा। ठीक है, मैग्नीफाई हो जाएगी, आपकी वस्तु है, वस्तु से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर m इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, 1, मतलब दोनों क्या बनेगा, बराबर, वस्तु और जो प्रतिबिंब है दोनों का आकार क्या होगा, बराबर होगा। और अगर m आपका क्या है, लेस देन 1 है, तो आपका जो प्रतिबिंब वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तीन चीजें, m बड़ा तो बड़ा बनेगा, बराबर है तो बराबर, और लेस देन 1 है तो छोटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन की, चिन्ह की। तो देखो, अगर प्लस साइन है, इसका मतलब है कि आपकी इमेज कैसी होगी, सीधी। कैसी होगी, सीधी, इरेक्ट इमेज जो होगी आपके पास, है ना। और अगर माइनस है तो आपका जो इमेज होगी वो कैसी होगी, उल्टी इमेज बनेगी, आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टे को क्या बोल दोगे आप, इन्वर्टेड। ठीक है, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगर कहीं पर भी आपके पास आ रहा कि मैग्निफिकेशन है -1/2, इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 है तो मतलब छोटा, और माइनस का मतलब क्या हो गया, उल्टा। ठीक है, अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के आवर्धन के बारे में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जो समतल दर्पण का जो आवर्धन है वो क्या होता है, आवर्धन, ठीक है, m, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 1। और यहां पर प्लस का 1, इसका मतलब वस्तु हमेशा बराबर और क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्या, समतल दर्पण। अब हम समतल दर्पण में देखते हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या है वो आपसे कई बार पूछी जाती है।
ठीक है। प्रतिबिंबों की संख्या का मतलब है पहले अपने पास क्या होने चाहिए, दो समतल दर्पण होने चाहिए। ठीक है, मान लो एक आपके पास समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण आपके पास ये है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा, और यहां कहीं पर क्या रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, प्रतिबिंबों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आप देखो पहला केस ये है, आप 360 डिवाइड बाई क्या करना है, थीटा, क्योंकि ये देखो पूरा कोण कितना हो सकता है थीटा, मैक्सिमम 360 डिग्री, तो आपको क्या निकालना है 360 बटा थीटा, इसका मान कोई आएगा n। अब ये देखो ये n क्या हो सकता है, या तो सम संख्या हो सकती है या विषम संख्या हो सकती है, या तो इवन हो सकता है या ओड। तो अगर आपके पास सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है, तो जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, नंबर ऑफ इमेजेस होगी आपके पास, नंबर ऑफ इमेजेस, वो क्या होगी n-1। जैसे मान लो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो 360 बटे 90 कितने आ गया आपके पास 4, n का मान 4 मतलब सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी n-1, 4 माइनस 1 3। ठीक है, दूसरा केस आपके पास, या फिर n का मान क्या हो सकता है, विषम। ठीक है, विषम, तो आप क्या कर सकते हो, विषम में देखो फिर से दो केस बनेंगे। ठीक है, एक तो हो सकता है वस्तु जो एंगल बाइसेक्टर है, जैसे मान लो यहां पर एंगल बाइसेक्टर पे रखी हो, या फिर एक वस्तु है वो और एंगल बाइसेक्टर के अलावा कहीं पर भी रखी हो, मतलब एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो कोण को क्या करे, अर्ध विभाजित करे। ठीक है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखी हुई है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी n-1, वो सम वाला केस होगा, और अगर और कहीं रखी हुई है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी n। समझ में आई बात। जैसे मान लो ये थीटा का मान कितना है आपके पास 40 डिग्री है, थीटा का मान कितना हो गया 40 डिग्री, तो आप क्या करोगे 360 बटा 40, तो आपके पास n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 9, तो 9 कैसी राशि है, विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर ये मान लो, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम यहां बना देता हूं, अगर ये 20 डिग्री वाला इसका क्या होगा, अर्ध विभाजक, यहां पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो कितने बनेंगे n-1, ठीक है, कितना आ जाएगा 8, और कहीं पर भी रखा होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 9। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं कोष्टक में, अर्ध विभाजक। ठीक है, तो अगर अर्ध विभाजक रखा है तो n-1, और अदरवाइज कितना बनेगा आपके पास n बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास प्रतिबिंबों की संख्या। ओके, अब दो बेसिक से न्यूमेरिकल करते हैं। आपको पता होगा लगभग हर बंदा ये चीजें क्या करता है, पढ़ता है अपनी 12th क्लास के अंदर। तो अब देखते हैं, आपको बोल रखा है कि दो प्रतिबिंब हैं, दो दर्पण आपके पास, जो किसी कोण थीटा के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, थीटा कोण के ऊपर स्थित है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक किरण आ रही है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने कोण पे आ रही है, और ये आ रही है, वो पहला दर्पण है उसके समांतर आ रही है, और परावर्तन के पश्चात, दो परावर्तन के पश्चात वापस क्या करती है, दूसरे दर्पण के समांतर चली जाती है। इधर से आई, ऐसे वापस क्या हो गई आपके पास, परावर्तित हुई और वापस इसके समांतर चली गई। ठीक है, और हमें पूछा है कि भाई साहब क्या बताओ, मैं थीटा का मान बताओ कि थीटा का मान कितना है। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में समांतर है, तो जितना कोण इसके साथ बना रहा है उतना ही कोण यहां बनाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं थीटा। ठीक है, और जो आपके पास क्या है, अभिलंब है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला कोण 90 माइनस थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये दोनों किरणें देख लिया, अब ये किरण देखते हैं। अगर ये किरण है आपकी, ये थीटा कोण बना रहा, तो यहां पर भी कितना बनना चाहिए थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो इसको भी कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा, और ये कोण भी कितना आ गया आपके पास थीटा। ठीक है, अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों दर्पणों के मध्य का कोण 60 डिग्री है,
तो आपतित किरण जो एक दर्पण के समांतर आ रही है वो क्या होगी, दूसरे दर्पण के क्या चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अगर आपसे पूछे कि आपतित किरण है वो दो परावर्तन के पश्चात वापस उसी किरण के समांतर चली जाती है, तो दोनों दर्पणों के मध्य का कोण कितना होगा या आप बता सकते हो। ठीक है, मेरा पूछने का मतलब यह है कि मान लो आपके पास दो दर्पण है जो किसी कोण के ऊपर अवस्थित है, हमें नहीं पता कितना है। अगर पहली किरण ऐसे आ रही है पर दो परावर्तन हुए, वापस इधर ही चली गई पहली के समांतर, तो यहां पर जो कोण है वो कितना है। ठीक है, देखना आंसर बताना मुझे, और आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप ट्राई करना इसको। 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का वेग है उसका क्या रोल है। ठीक है, ओके जी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वेग। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको जो दर्पण है उसको अभी पहले केस में हम क्या मानते हैं, स्थिर अवस्था में मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपके पास दर्पण है, ये हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मान लो आपकी जो वस्तु है वी ऑब्जेक्ट है वो इधर किसी भी वेग v से जा रहा है, तो आपका जो इमेज है vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ जा रहा है, तो ये भी 5 मीटर से क्या आएगा, मिरर की तरफ आएगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे क्या रहेगी, अपोजिट। अगर ये इधर चल रहा है तो दूसरा क्या आएगा, उसके पास में आएगा। दूसरा केस आपके पास, अगर ये वर्टिकली मोशन करे, अभी तो क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहे हैं, अगर वर्टिकली मोशन करे तो क्या सीन होगा। ठीक है, अभी भी हम क्या मानते हैं, मिरर को स्टेशनरी मान रहे हैं। तो अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो आपकी इमेज भी क्या करेगी, उसी वेलोसिटी के साथ क्या जाएगी, ऊपर जाएगी। जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो ये भी क्या करेगी, 5 मीटर पर सेकंड के साथ ऊपर से जाएगी। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जा रही है, तो आपकी इमेज किधर जाएगी, उस तरफ। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो पहला केस है जब हम क्या करते हैं, मिरर को क्या मानते हैं, स्टेशनरी मानते हैं। ठीक है, 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस अपन ने कंप्लीट किया जिसके अंदर मिरर क्या आपका स्टेशनरी है, रुका हुआ है। दूसरा केस है जिसमें क्या करेगा, मिरर है वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, उसके भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन करेंगे, जब ये क्या करे, मिरर वर्टिकली मोशन करे, क्षैतिज दिशा में गति करे, और दूसरा रहेगा जब ये क्या करे, ऊपर की ओर या फिर हॉरिजॉन्टल में क्या करे, वर्टिकल में क्या करे, गति करे। ठीक है, तो पहला केस बिल्कुल सिंपल है आपका। अब दूसरे केस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अपने पास अब मानते हैं कि जो दर्पण है उसकी वेलोसिटी कितनी है, vm। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो आपके पास कितनी होगी, vo, और जो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, vi। ठीक है, तो आपको इस केस में बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, vi इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ vm माइनस v नॉट। देखो ध्यान रखना, vi क्या होगा, दर्पण का वेग, सॉरी इमेज का, और vm क्या होगा, दर्पण का, और v क्या होगा, वस्तु का वेग। ठीक है, मान लो अब इसमें आपकी इच्छा है कि आप किस दिशा को पॉजिटिव मानते हो और किसको नेगेटिव मानते हो। ठीक है, एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल करूं, मैं आपको बोल दूं कि दर्पण है वो इस दिशा के अंदर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और जो आपकी वस्तु है वो इस दिशा के अंदर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। तो वस्तु का वेग क्या रहा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं इस राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपकी, नेगेटिव। ठीक है, अब सारी चीजें एज इट इज उस फॉर्मूले में रख दो। देखो vi कितना दे रखा अपन को, 10 मीटर प्रति सेकंड, और दिशा कैसी है, इस तरफ, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस। तो क्या हो गया आपके पास, -10। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ vm कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, तो इसको क्या लिख दो, 5, प्लस का है ना, तो प्लस के साथ ही रख दिया मैंने, माइनस v नॉट। ठीक है, यहां से क्या आ गया, -10 इक्वल टू 10 माइनस v नॉट। तो v नॉट की वैल्यू है वो कितने आ गई, 20 मीटर
पर सेकेंड। और ये कैसी आई है? प्लस की आई है। प्लस का मतलब है वस्तु किधर गति करेगी? इस दिशा में गति करेगी। ठीक है, ये बेसिक सा केस है जब आपका दर्पण क्या करे? हॉरिजॉन्टल मूव करे। ठीक है,